नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली खबर आपको बिहार में हुई रेलवे मुआवजा घोटाले से जुड़ी बताएंगे, जहां छापेमारी लगातार जारी है। 3 प्रमुख शहर की 5 जगह पर ईडी की छापेमारी। बिहार के पटना और नालंदा में ईडी की छापेमारी चल रही है। कर्नाटक के मंगलुरु में भी ईडी का सर्च अभियान चल रहा है। रेलवे कर्मचारियों के नाम पर हुआ है घोटाला। फर्जी कागजात से 100 करोड़ से अधिक का घोटाला। न्यायिक अधिकारी और वकील ईडी के निशाने पर हैं। रेलवे के जज आर.के. मित्तल, वकील बी.एल. सिंह पर जांच के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और कई सरकारी कर्मचारियों की भूमिका भी इस जांच में पाई गई है। सीबीआई ने दर्ज किया था एफआईआर और ईडी ने केस को टेक ओवर कर लिया। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आनंद, क्या है ये पूरा मामला और अब तक जो कार्रवाई हुई है उससे क्या जानकारी सामने आई? देखिए, ये मामले की अगर बात करें तो ये पिछले कुछ समय पहले सीबीआई के द्वारा एक केस रजिस्टर्ड किया गया था। और जिस तरह से खास तौर पर बिहार में रेलवे से जुड़ा ये मामला था, रेलवे क्लेम को लेने से जुड़ा मामला था, तो शुरुआती तौर पे ये अनुमान लगाया गया था तकरीबन 100 करोड़ का ये घोटाला हो सकता है। लेकिन बाद में इस मामले पर जब तफ्तीश की गई तो उसके बाद अभी तक इस मामले में 50 करोड़ की जानकारी निकल के सामने आई है और उससे जुड़े हुए तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया है। और इस मामले में आर.के. मित्तल नाम के एक ऐसे रेलवे ऑफिसर की जो भूमिका है वो निकल के सामने आई थी, जो रेलवे न्यायिक अधिकारी के तौर पे जाने जाते थे। लेकिन ये मामला काफी आगे बढ़ा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और इस मामले में जो 2 जजों की बेंच इस मामले पे सुनवाई की थी और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दी थी। उसके बाद इस मामले पर उस अधिकारी को बर्खास्त भी कर दिया गया था। तो आज उसके मंगलुरु स्थित जो आवास है वहां पे सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ ही बिहार में पटना और नालंदा में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कुल 5 लोकेशन पर आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है। और जिस तरह से इस फर्जीवाड़े की अगर बात करें तो रेलवे विभाग में क्लेम को लेने के लिए किस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाता था और इस मामले में कई लोगों की जो भूमिका है वो निकल के सामने आई थी, उसी के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। आज बी.एल. सिंह नाम का एक वकील है, उसके यहाँ पे भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यह सर्च ऑपरेशन जो है आज बेहद महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से रेलवे क्लेम से जुड़ा मामले की बात करें, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि रेलवे के जज आर.के. मित्तल पर भी जांच की आंच पहुंच चुकी है, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो क्या न्यायिक लोग ही इसमें शामिल हैं या किसी और के भी शामिल होने की किसी तरह की कोई जानकारी? देखिए, इस मामले को अगर तह में जाया जाए तो इसमें न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए कई ऐसे लोग जो हैं उसकी भूमिका संदिग्ध है। और खास तौर पर न्यायिक अधिकारी और खास तौर पर इसमें वकीलों, कई ऐसे वकील हैं जिसकी भूमिका इस मामले में निकल के सामने आई और ये पता चला कि किस तरह से इस मामले में फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाता था। इस मामले में तकरीबन 2500 से ज्यादा जो क्लेम है उसको भी जांच एजेंसी के द्वारा खंगाला जा रहा है। तो 2500 से ज्यादा क्लेम किस तरह से उस मामले में फर्जीवाड़ा किया गया था या किस तरह से उस मामले पर तमाम रिपोर्ट सामने आए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये मामला कई मायनों से बेहद महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में इस मामले पर जांच एजेंसी ईडी खुलासे किए जा सकते हैं। और जिस तरह से रेलवे क्लेम घोटाला मामले में आज जांच एजेंसी द्वारा 5 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, निश्चित तौर पे इस मामले में आने वाले दिनों में वाकई शंकर इंतजार करना होगा कि जब ये ईडी की कार्रवाई पूरी होती है, जो केस टेक ओवर उनकी तरफ से किया गया है, इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बढ़ते आगे, पटना से बड़ी खबर आ रही है। छात्रा को बेहोश कर कई बार दुष्कर्म किया गया। नशीला पदार्थ पिलाकर उसे बेहोश किया जाता था और कई बार उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। छात्रा की तबीयत बिगड़ गई। पीड़ित छात्रा एक निजी अस्पताल में भर्ती कराई गई है। छात्रा के बयान पर आरोपी प्रियांशु सिंह पर केस दर्ज किया गया है। पटना के कंकड़ बाग का रहने वाला है आरोपी प्रियांशु। 22 साल की पीड़ित छात्रा गिरिडीह की रहने वाली बताई जा रही है। पत्रकार नगर के हॉस्टल में रहकर वो पढ़ाई किया करती है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या जानकारी है इस पूरे मामले में, कोई नई अपडेट? देखिए, कई बार उसके साथ घिनौनी हरकत की बात सामने आई थी और इसी से उसकी तबीयत बिगड़ी और क्रिटिकल कंडीशन के बाद उसको एडमिट कराया गया है कंकड़बाग के हॉस्पिटल में।
जो पटना पुलिस के अधिकारी हैं उनका दावा कि पूरे मामले में FIR लॉन्च कर दिया गया है और छापेमारी चल रही है। प्रियांशु के बारे में कुछ क्लू मिला है और पुलिस संभवतः उसके परिजनों को दबाव में लाने के लिए हिरासत में लेगी और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। देखना होगा पुलिस को कब तक कामयाबी मिलती है, लेकिन इस वारदात ने फिर से एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि पटना में रहने वाली युवतियां सुरक्षित नहीं है और इस तरीके से मनचले उसकी असमत से खेलते हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं। जी संजय, क्या इस बाबत भी कोई खुलासा हुआ है कि छात्रा और प्रियांशु के बीच में किसी तरह का कोई संबंध था? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उसको प्रेशर में डाला गया था और उसको किसी तरीके से भयभीत कर इस तरीके से उसके साथ सुकृत्य किया जा रहा था। FIR में इस बात की चर्चा की गई है। अब पुलिस प्रियांशु को गिरफ्तार करेगी और छात्रा जब बेहतर स्थिति में होगी, जब उससे पूछताछ की जाएगी, तब और स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन फिलहाल पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। उसके परिजनों को संभवतः आज पुलिस जो है वो हिरासत में लेगी और उसके बाद प्रियांशु के बारे में पता करेगी और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की कोशिश में लगी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, जीतन राम मांझी ये वो नाम है जिसने बिहार के सियासी गलियारे में पिछले 4-5 दिनों से खलबली मचाई हुई है। पहले 40 सीटों की डिमांड और अब केंद्रीय कैबिनेट छोड़ने वाला बयान, दोनों ही बयान पर सफाई आ गई है। एनडीए में ऑल इज वेल का संदेश दे दिया गया, लेकिन सवाल है कि क्या जीतन राम मांझी 2020 की तरह 2025 में भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आखिर मांझी के मन में क्या है? तो मांझी के मन में क्या चल रहा है, सियासत में ये चर्चा कैसे शुरू हुई, इसको जानने के लिए हम आपको 2 बयान पहले सुनवा देते हैं। पहला बयान 21 जनवरी यानी कि कल का है, जिसमें वो बेबाकी से केंद्रीय कैबिनेट को छोड़ने की बात कह रहे हैं। दूसरा बयान 15 जनवरी को जहानाबाद का है, जिसमें मांझी ने 40 सीट पर दावा ठोक दिया। वोटर लोग हमको देने को तैयार हैं, तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले? हमको ये करना है, एक प्रश्न करना है लोगों से। तो हम नहीं मांगेंगे, हम कहना चाहते हैं, हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो। तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है, हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं, आपके फायदा के लिए बात हमारे आगे बढ़ती है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। इस बार हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि 40 सीट पर लड़िए। हम अपने मन से कह रहे हैं कि हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है, लेकिन हमको कार्यकर्ताओं की बात को देखना होगा। और जब पटना में हम लोग का गांधी मैदान में जब बैठक हम लोग करेंगे, जहाँ पर 2 लाख 2.5 लाख आदमी को जुटाने का व्यवस्था हम लोग किया है, वहाँ पर जो कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा कितना सीट लिया उसके लिए लड़ाई करेंगे। वहीं कैबिनेट छोड़ने वाले बयान जब तूल पकड़ने लगे तो मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर सफाई पेश कर दी। एक्स पर उन्होंने लिखा, वेब पोर्टल और चैनलों पर भ्रामक खबर चल रही है, उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। सभा में हो रही देरी को लेकर उन्होंने बयान दिया था, लेट होने की वजह से फ्लाइट छूट जाने की बात कही थी। विवाद बढ़ने के बाद मांझी ने कहा कि वे मरते दम तक पीएम मोदी के साथ रहेंगे। तो आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की तरफ से 2 बयान दिए गए, जिसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। बार बार ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या वाकई एक बार फिर से जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं 2025 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। बढ़ते आगे, मांझी के बयान को समझने के लिए उनकी सियासत को भी समझना बहुत जरूरी है। दरअसल जीतन राम मांझी ने 1980 में कांग्रेस के साथ राजनीति की शुरुआत की, लेकिन उसके बाद से अब तक वो करीब 8 बार पाला बदल चुके हैं। मांझी की सियासत को हम आपको समझा देते हैं। लोकसभा का चुनाव 3 बार हारे और 1 बार जीते भी हैं। सीट पर हम के अंदर मतभेद को भी आप जरा समझिए। दरअसल जीतन राम मांझी और संतोष कुमार सुमन हम के संरक्षक और हम के अध्यक्ष हैं। सीट पर हम के अंदर मतभेद को भी हम आपको समझा देते हैं। जीतन राम मांझी, संतोष कुमार सुमन विधानसभा चुनाव में सीट की डिमांड
की और कहा कि हमने कुछ नहीं मांगा है। संतोष मांझी ये कह रहे हैं कि हमने कुछ मांगा ही नहीं। दूसरी ओर जीतन राम मांझी लगातार एक ही बात की रट लगाए हुए हैं, बार बार एक ही बात रट रहे हैं और इसको समझने के लिए मांझी की सियासत को समझना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि मांझी की सियासत क्या कहती है। जीतन राम मांझी ने कांग्रेस से सियासत की शुरुआत की और साल 1990 में मांझी जनता दल में शामिल हो गए थे। 1996 में मांझी ने पाला बदला और लालू प्रसाद यादव के साथ आरजेडी ज्वाइन कर ली। वहीं 2005 में मांझी नीतीश कुमार के साथ जेडीयू में शामिल हो गए और पार्टी के लिए काम करने लगे। साल 2014 में नीतीश कुमार ने ही मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। 2015 में नीतीश कुमार और मांझी के बीच टकराव की खबर सामने आने लगी, जिसके बाद मांझी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। 2015 में मांझी ने बड़ा फैसला करते हुए अपनी खुद की पार्टी हम का गठन किया था और 2015 में एक बार फिर से मांझी भाजपा के पाले में आ गए और उन्होंने भाजपा के साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ा भी था। नीतीश कुमार एनडीए के साथ गए तो मांझी भी एनडीए में शामिल हो गए। 2019 में मांझी ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया, जिसके बाद मांझी लालू और नीतीश के साथ शामिल हो गए। 2020 में एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो गए और 2022 में जब नीतीश कुमार ने भाजपा का हाथ छोड़ा तो जीतन राम मांझी भी भाजपा से अलग हो गए थे। तो ये रहा उनका सियासी सफर और इस सियासत से आप समझ गए होंगे कि जीतन राम मांझी ने जब जब अवसर देखा वो अलग अलग जगहों पर जाते रहे, पाला बगलते रहे और ऐसे में उनकी सियासत को समझना बहुत आसान है। बढ़ते आगे, मांझी की बेबाक बयान के बाद सियासत भी गर्म हो गई है। एनडीए के नेता ये बोल रहे हैं कि मांझी की सफाई का समर्थन किया जा रहा है, जबकि आरजेडी बीजेपी पर जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार के खिलाफ इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहा है। जीतन राम मांझी जी, जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक भी हैं, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, ने कैबिनेट छोड़ने की बात कही। ये सरासर भ्रामक है और तथ्यहीन है। मुंगेर की एक जनसभा में वो भाषण दे रहे थे और चूंकि कल भारत सरकार का कैबिनेट का बैठक है जिसमें श्री जीतन राम मांझी जी को शामिल होना है और शाम में उनकी पटना से फ्लाइट थी, कार्यक्रम में लेट हो रहा था, तो उसी समय वो कह रहे थे कि थोड़ा जल्दी कराइए, कल की बैठक कहीं छूट न जाए। न मांझी जी के मन में कोई लालसा है और न ही उनके सुपुत्र संतोष जी के मन में। एनडीए को मजबूत करने में इनका घटक दल पूरी ताकत के साथ खड़ा है। कन्फ्यूजन का निराकरण भी उन्होंने ही कर दिया है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी के जो वक्तव्य दिए गए, उन वक्तव्यों को लेकर के जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर करके एक दूसरे रूप में पेश करने की जो कोशिश हो रही, मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी एक्स हैंडल पे चीजों को स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने जो बोला है, उनके बोलने का मकसद और तात्पर्य किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इस तरह का वक्तव्य दिया है। दलित नेता जीतन राम मांझी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस्तेमाल भी क्यों किया जा रहा है? बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कद छोटा करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया गया है कि जैसे चिराग पासवान जी पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी के खिलाफ खड़े हो गए, इस पर मांझी जी को खड़े करके नीतीश कुमार जी का साइज छोटा किया जाएगा। और लगातार भ्रष्टाचार और प्रगति यात्रा पर सवाल उठाने वाले तेजस्वी यादव पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा हमला बोला है। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को सभी पुल पुलिया की लिस्ट जारी करने की चेतावनी दे दी है। नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार को लेकर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। तेजस्वी यादव जी, आपकी दिमागी दुर्दशा देखी न जाई। दृष्टि दोष के तो आप शिकार हैं। आपको पुल और पहुंच पथ में तो अंतर पता चलता नहीं है। आप तो गोपालगंज के मामले में रेड हैंड पकड़े भी गए थे, लेकिन चूंकि आप दृष्टि दोष वाले हैं तो स्वाभाविक है। अरे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सरजमी पर जाकर के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र, जो बाढ़ से प्रभावित होता है उसकी क्या क्षति होती है, और जमीनी स्तर पर उसको देखना। अगर आपको यह भेज दिया जाए कि मड़ुआ का पेड़ है
तब मड़ुआ का पेड़ पहचान पाइएगा। तेजस्वी यादव, अगर कलेजा में दम है, हिम्मत है, तो 5000 पुल पुलिया की सूची जारी करो, सूची जारी करिए। और नाम लेने में डर लगता है। सजा याफ्ता का बेटा है ना, सीबीआई ईडी के आरोपी हैं। नीतीश कुमार जी पर कोई आरोप लगा देगा भ्रष्टाचार का। और बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने भी भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाने के मुद्दे पर तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। लेशी सिंह ने कहा है कि जिनका पूरा परिवार भ्रष्टाचारी हो, उनसे किसी बात के लिए सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव जी के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जब उनको सत्ता मिली थी, उनके माता पिता को, तो उस समय तो वो लोग भ्रष्टाचार में किस तरह से लिप्त थे, उनके पूरे फैमिली पर केस दर्ज है। तो ये सर्टिफिकेट विपक्ष के नेता से माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे नेता को नहीं चाहिए। बिहार की जनता सर्टिफिकेट दी है विकास करने का, काम करने का, इसलिए वो लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उस पर हम लोगों को ज्यादा प्रतिक्रिया देना ही नहीं है। वहीं सीएम नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के दौरान अररिया जाएंगे और जिले को 304 करोड़ 65 लाख की सौगात देंगे। 159 करोड़ की कुल 404 योजनाओं का उद्घाटन और 145 करोड़ 50 लाख की 45 योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। सीएम कुल 448 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इस पूरी खबर को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अररिया पहुंचने वाले हैं और उसके पहले हम यहां की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी तैयारी सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। और खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस यात्रा में जल जीवन हरियाली, जीविका दीदी और सरकार की योजनाओं की समीक्षा ये महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। तो देखिए, ये जल जीवन हरियाली अभियान के तहत इस तालाब का निर्माण कराया गया था और अब यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। तकरीबन यहाँ तालाब के चारों ओर 2200 पेड़ लगाए गए थे और अब यह पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और यहाँ देखिए पीछे कई स्टॉल लगाए गए हैं। जीविका दीदी, स्वास्थ्य विभाग, पशु मत्स्य एवं संसाधन विभाग, कृषि विभाग, तमाम सरकार के जो विभाग हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर तैयारियां की गई हैं ताकि जो विभाग के काम अररिया जिले में चल रहे हैं उसको मुख्यमंत्री देख सके, उनको समझ सके। और जीविका दीदी स्टॉल पर मौजूद हैं, क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री यात्रा में कहीं भी जाते हैं तो जीविका दीदियों के साथ उनका संवाद होता है। तो लगभग 304 करोड़ की योजनाओं की सौगात लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अररिया आने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, कृषि विभाग, तमाम जो सरकार के विभाग हैं उनके अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं, उस पर अधिकारी भी तैनात हैं। और जो लाभुक हैं, जो अलग अलग योजनाओं के जो लाभुक हैं, उन्हें यहाँ चेक भी सौंपा जाएगा। इन तमाम चीजों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है ताकि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पहुंचे विकास कार्यों का जायजा लेने तो वो देख सके कि वाकई अररिया जिले में सरकार की योजनाओं की तस्वीर क्या है और कितना काम हुआ है और कौन कौन से काम बाकी हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 अररिया। और इसी बीच TRE 3 से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। सैकड़ों अभ्यर्थियों का नहीं हुआ जिला आवंटन। जिला आवंटन नहीं होने से सभी परेशान हो गए हैं। बिना जिला आवंटन के नहीं हो सकती है काउंसलिंग। 1 से 5 PGT तक के अभ्यर्थी परेशान हैं। अभ्यर्थियों से लिए गए ऑप्शन के आधार पर उन्हें जिला आवंटित होना था, लेकिन जिला आवंटन की जगह फिलहाल ब्लैंक दिख रही है। काउंसलिंग को लेकर डेट और स्लॉट की नहीं मिली है जानकारी। शिक्षा विभाग से सभी लगातार गुहार लगा रहे हैं ताकि उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए। लेकिन इन सब के बीच TRE 3 से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। एक तरफ जहां कुछ शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं, कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिनकी जिला आवंटन वाली जगह ब्लैंक नजर आ रही है। डेट और स्लॉट की जानकारी उन्हें नहीं दी गई है। अरवल जिले में सालों से स्कूल नहीं आने के बाद भी 2 शिक्षक को वेतन मिलता रहा। अब मामला सामने आने के बाद शिक्षक शैलेश कुमार और प्रशांत प्रिय का वेतन रोक दिया गया है। DEO ने बताया कि इन शिक्षकों को स्कूल ज्वाइन करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ कुल 22 टीचर है, जिसमें से एक टीचर प्रशांत प्रिय को कभी देखा नहीं है हमने, और उनका नाम और
फोटो पोस्टर पर लगा हुआ है, और उनको हम कभी देखे नहीं हैं, हम कभी पढ़ाया नहीं है यहाँ। जिला से निगरानी में 2 टीचर प्रतिनियुक्त हैं कई साल से। एक है फखरपुर उच्च विद्यालय का और एक है बख्तारी मंझूपुर का। फखरपुर का नाम है प्रशांत प्रिय और बख्तारी मंझूपुर का शैलेश कुमार। ये दोनों अभी तक अपने मूल विद्यालय में योगदान नहीं किए हैं, जबकि सभी तरह की प्रतिनियुक्ति पे रोक है बार बार कहने के बावजूद भी। तो इन दोनों का वेतन अभी तक बंद नहीं मिल रहा है, नहीं दिया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर